गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे थे कि जिसमें हम लोगों ने आबंध लंबाई, आबंध कोण, आबंध एंथैल्पी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आबंध कोटि की जो है हम लोग नेक्स्ट आए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 4.3.4 आबंध कोटि। सहसंयोजी आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणु के मध्य आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। तो आबंध कोटि क्या है कि आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर उसे इंग्लिश में कहा जाता है। सही में हम लोग कोई भी अणु के अंदर परमाणु देखते हैं और परमाणु अन्य परमाणु के साथ जितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उन बॉन्ड या आबंधों की संख्या को हम लोग आबंध कोटि कहते हैं। जैसे कि H2 अणु में हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से जुड़ा है, O2 में अणु में ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से जुड़े हैं, जबकि नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणु, दो नाइट्रोजन परमाणु इस तरह से जुड़े हैं। तो इनकी आबंध कोटि हो जाएगी 1, 2 और 3 इस तरह से, ठीक है। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसकी आबंध कोटि कितनी होगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनी अणुओं तथा आयनों में आबंध कोटि समान होती है। मतलब कि अगर कोई भी अणु ऐसा लेते हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है ना, तो उनकी आयन कोटि समान होती है। तो आबंध कोटि समान कैसे होगी? जैसे कि उदाहरण लेना पड़ेगा F2 और O2 माइनस, ठीक है ना। अब फ्लोरीन के लिए बात करें और ऑक्सीजन के लिए बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान कैसे हुई? एक फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, तो 9 दूनी कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं इसीलिए वो -2 है। तो 16 और 2 कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये अणु और ये आयन, ये सम इलेक्ट्रॉनीय अणु और आयन हुए कि जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो उनकी आबंध कोटि भी क्या होगी? समान हो जाएगी। इन दोनों की आबंध कोटि है 1, ठीक है। हाँ, इस तरह से। चलो, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जब हम लोग O2 लिखते हैं तो O डबल बॉन्ड O होता है, क्योंकि अष्टक रचना पूर्ण करने के लिए इनके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आप लोग मानो कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ला देते हो तो इनके पास बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे और आबंध टूट कर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। इस तरह से अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब अष्टक रचना पूर्ण हो चुकी है, फिर भी डबल बॉन्ड निकालने के बाद भी अष्टक रचना पूर्ण हो चुकी है। 2 4 4 6 8, 2 4 6 8, इसके भी 8 हो गए हैं, इसके भी 8 हो गए, लेकिन बॉन्ड कितना हो गया है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड होने से आबंध कोटि कितनी होगी? 1। इसी प्रकार डाइनाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO+, इनमें आबंध कोटि है 3। अणुओं के स्थायित्व को समझने के लिए एक उपयोगी सामान्य सहसंबंध यह है कि आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है और आबंध लंबाई घटती है। कि भाई आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी भी बढ़ती है, परंतु आबंध लंबाई घटती है। इसको मैं समझा देता हूँ। आबंध कोटि ज़्यादा होगी तो आबंध एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आबंध कोटि 1 से 2 से 3 जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड जाएगा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना वो मजबूत होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना वो निर्बल होता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, अर्थात आयनीकरण आबंध एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी। अब सिंगल बॉन्ड में ऐसा होता है कि सिंगल बॉन्ड से छोटा डबल बॉन्ड होता है और उससे भी छोटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड
आबंध लंबाई ज़्यादा होगी तो वो निर्बल होगा अर्थात आबंध एंथैल्पी कम चाहिए। तो आबंध लंबाई बड़ी तो आबंध एंथैल्पी कम चाहिए। आबंध लंबाई छोटी तो मजबूत होगा, ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा। आबंध लंबाई छोटी होगी तो आबंध एंथैल्पी ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो ये जो है ना, ये हम लोग इसको जो है ना संबंध बोलते हो। संबंध आपको याद कर लेना है। आबंध लंबाई बढ़ेगी तो आबंध एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि आबंध लंबाई बढ़ने से, मानो कि इसकी लंबाई सबसे अधिक है, इसको तोड़ना मुश्किल नहीं होगा, इसको तोड़ना सरल होगा, अर्थात ऊर्जा जो है कम चाहिए, अर्थात आबंध एंथैल्पी जो है वो कम आवश्यक होगा। तो आबंध लंबाई ज़्यादा, आबंध एंथैल्पी कम। आबंध लंबाई कम, आबंध एंथैल्पी ज़्यादा। चलो अब हम लोग बात करते हैं अनुनाद संरचनाएं। यह अनुनाद संरचनाएं क्या होती हैं? याद रहे कि जहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर अनुनाद संरचना होगी। डबल बॉन्ड के पड़ोस में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के पड़ोस में यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो दोनों के बीच में अनुनाद होगा। डबल बॉन्ड कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, तो वो हमेशा चेंज होता रहेगा। और जब कोई भी एक संरचना की जगह एक से अधिक संरचना प्राप्त होती है डबल बॉन्ड के विस्थापन से, उसे हम लोग अनुनाद संरचना कहते हैं। उसके उदाहरण हम लोग ओजोन का लेकर बताएंगे। ओजोन मतलब ट्रिपल ऑक्सीजन। प्रत्येक ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 है। उसके अनुसार इस ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई, परंतु इस ऑक्सीजन की संयोजकता कम है, इस ऑक्सीजन की संयोजकता भी कम है, तो कोई भी एक डबल बॉन्ड होगा और दूसरा जो है सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर राइट हैंड साइड है तो कभी कभी वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है 121 पिकोमीटर। तो ये वाला 121 पिकोमीटर हो जाएगा और ये वाला 148 पिकोमीटर हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड अपना स्थानांतरण हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए इन दोनों में से कौन सा आबंध बताना, उसकी जगह वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोग उसके मध्य की परिस्थिति जो है बताएंगे कि यहाँ पे डॉट डॉट बताएंगे और यहाँ पे भी डॉट डॉट बताएंगे। उसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड कभी यहाँ है कभी वहाँ है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। तो फिर उसके लिए आबंध लंबाई भी क्या हो जाएगी? 121 से ज़्यादा, 148 से कम, तो हम लोग लेंगे 128। तो अर्थात इसकी आबंध लंबाई हो जाती है 128 और इसकी भी 128। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सुधार लेना। दोनों में जो है 128 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो संरचना है कि भी ओजोन की 2 संरचना मिलती है कि जिसमें डबल बॉन्ड अपनी जगह पर स्थानांतरित होते रहते हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड कभी राइट हैंड साइड चले जाते हैं। इन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं जो है अनुनाद संकल्पना, अनुनाद संरचना। कि भाई किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता है, तो समान ऊर्जा नाभिकों की समान स्थितियों तथा समान आबंधी एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं निहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं। इन विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर अणु की वास्तविक स्थिति को निरूपित करता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों की बजाय कोई एक संकर जो है संरचना बनाएंगे, इन दोनों को जोड़कर मिली हुई संकर रचना बनाएंगे, उसे हम लोग कहते हैं अनुनाद संरचना। तो कार्बोनेट आयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड अणु अनुनाद संरचना के 2 अन्य उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह से ही देता है और कार्बोनेट आयन भी इसी तरह से देता है। कार्बोनेट आयन बोले तो CO3-2 और कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। तो ये दोनों के अंदर भी अनुनाद संरचना देखने को मिलती है। अनुनाद संरचना से उसका स्थायित्व का जो है वो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई जितना अनुनाद अधिक होगा, जितनी अनुनाद संरचनाएं अधिक होंगी, उतना वो अधिक स्थायी होता है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है, कि जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना अणु अधिक स्थायी होगा, क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी विहित संरचना की ऊर्जा से कम होती है। अनुनाद के कारण आबंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ओजोन अणु में अनुनाद संकर रूप
3 की ऊर्जा कॉनोनिकल रूप 1 तथा 2 की ऊर्जा के मान से भी कम होती है। अर्थात अगर हम लोग इसको कॉनोनिकल संरचना 1 कहें, इसको कॉनोनिकल संरचना 2 कहें और अनुनाद संकर संरचना इसे 3 कहें, तो इसकी ऊर्जा इन दोनों की ऊर्जा से जो है वो कम होती है। इसीलिए ये अधिक स्थायित्व धारण करता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 4.3.6 आबंध ध्रुवणता। देखो, हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर विद्युत ध्रुवणता हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना, उसमें क्या था कि कोई भी परमाणु की आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते थे ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, और ये है ध्रुवणता। अब वो मैं समझा देता हूँ कि ध्रुवणता और ऋणात्मकता का क्या संबंध है। देखो, ज़्यादातर जो अणु होते हैं वो अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर बने हुए थे, लेकिन मैं कुछ अणु लिख रहा हूँ जो वो खुद के परमाणुओं से जुड़कर बने हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये अणु हैं, ये अणु खुद के ही परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यदि इन सभी के लिए अगर मैं ये संरचना बनाऊं जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु, तो ये परमाणु आबंध में रहे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से आकर्षित करने की वृत्ति रखते हैं। क्योंकि दोनों परमाणु समान हैं, इसलिए दोनों की विद्युत ऋणता, जो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो अगर दोनों परमाणु समान हैं तो आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी समान होती है। इसीलिए दोनों परमाणु समान रूप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मानो कि जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो वो अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर दूर हो जाते हैं। इस तरह के आबंध को अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? अध्रुवीय, क्योंकि इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं हुई। तो हमको यही सीखना है कि ध्रुवीयता या ध्रुवणता क्या है। लेकिन जब कोई हम लोग ऐसा अणु ले कि जिसमें दोनों के परमाणु अलग अलग हों, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें दोनों परमाणु भिन्न हैं। दोनों परमाणु भिन्न होने के कारण दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। एक अधिक विद्युत ऋणात्मक है और एक कम विद्युत ऋणात्मक है। दोनों परमाणु से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक है और कौन सा कम विद्युत ऋणात्मक है, उसके लिए आपको चैप्टर 3 की थियरी आनी चाहिए कि भाई जो कद में, आयतन में छोटा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन पहले नंबर का तत्व है, फ्लोरीन 7वें नंबर का तत्व है और वो आवर्त कोष्ठक में समूह नंबर 17 में आता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को सरलता से आकर्षित करता है, अर्थात इसका आयतन छोटा होता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर विरुद्ध आंशिक रूप से धन आवेश आएगा, क्योंकि ये भविष्य में जब कभी आबंध तोड़ने का मौका मिला तो भविष्य में फ्लोरीन आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर दूर हो जाएगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो है अधिक है। तो यहाँ पे 2 हिस्से हो जाते हैं, ये आंशिक रूप से ऋणावेश वाला हो जाता है, यह आंशिक रूप से
धनावेश वाला हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो आबंध है उसे हम लोग ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अर्थात इस आबंध के अंदर ध्रुवणता देखने को मिल रही है। ये जो आबंध है उसमें यहाँ धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश है, इसीलिए इसके अंदर आबंध ध्रुवणता देखने को मिलती है। इस ध्रुवण के कारण उसमें अणु में कभी कभी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये ध्रुवणता के कारण इसके अंदर कभी कभी द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट देखने को मिलता है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है? तो आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू घुमाया होगा, ठीक है ना। जब लट्टू घूमते हुए जब उसकी गति धीमी हो जाती है तब वो इस तरह से घूमता है, ऐसे, और कभी ऐसे घूमता है, दोनों दिशाओं में घूमता है, ठीक है ना। ऊपर से भी घूमता है, नीचे से भी घूमता है, ठीक है ना। ऐसे नीचे सर्कल बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि कोई ऐसा अणु लिया जाए कि जिसमें दो परमाणु भिन्न हो। परमाणु भिन्न होने से विद्युत ऋणता में अंतर होता है। कोई एक परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है जिसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। कोई विद्युत परमाणु जो विद्युत ऋणता कम रखता है उसके ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश होता है, जिसकी वजह से उसमें ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध देखने को मिलता है। इसे हम लोग ध्रुवीय आबंध कहते हैं। ध्रुवीय आबंध होने के कारण उनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को मापने के लिए हमारे पास एक ग्रीक शब्द है जो है वो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इस ग्रीक शब्द को हम लोग कहते हैं म्यू। म्यू ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इक्वल्स टू आवेश क्यू से बताया जाएगा गुणे आवेश पृथक्करण की दूरी, आवेश को अलग करने वाले की दूरी, जिसे त्रिज्या r से दर्शाया जाएगा, ठीक है। और इस द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा d बाय, इसका मात्रक इकाई मात्रक उसे d बाय कहा जाएगा, d बाय, और उसे कैपिटल D से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण को एक सदिश राशि कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब ये हुआ कि उसकी हम लोग उसके दिशा तीर से बताते हैं और वो तीर छोटा तीर होता है। यहाँ पर हम लोग जो दिशा बता रहे हैं वो विद्युत ऋणात्मकता की दिशा है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो अधिक विद्युत ऋण कौन है? फ्लोरीन। आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करके रखता है? फ्लोरीन। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कौन सी तरफ होगी? फ्लोरीन की तरफ होगी। उसे इस तरह से जो है वो दर्शाते हैं कि जिसमें दान करने वाले से प्राप्त करने वाले की तरफ होता है। यह तीर अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बदलाव की दिशा भी बतलाता है कि बाद में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे अधिक आने वाले हैं? फ्लोरीन की तरफ अधिक जाने वाले हैं। फ्लोरीन तत्व नंबर 7, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, एक की साझेदारी हो गई, बताए मैंने 6, ठीक है। तो बहुपरमाणुक ध्यान दीजिए कि क्रॉस तीर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत है। बहुपरमाणुक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु यह अभिभिन्न आबंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। तो देखो हर बार जो है आबंध जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है वो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी एक दिशा नहीं होती है।
वो अलग अलग दिशाओं पर जो है वो निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग दिशाएं देखने को मिलता है। वो मैं अभी चित्र से बताता हूँ। ऐसे में द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग होता है। जब वो एक ही दिशा में जाएंगे तो सदिश योग देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर उदाहरण से बता सकते हैं कि भाई पानी का अणु H2O हाइड्रोजन की तुलना में, दोनों हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, वो ऋणावेश वाला होता है। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऑक्सीजन की तरफ होती है। तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो दोनों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात दोनों को हम लोग इस तरह से बताएंगे यहाँ पर ऐसा। तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक गाणितिक क्रिया दी गई है। वो गाणितिक क्रिया हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण 1.85 डी बाय होता है। अब वो डी बाय का मूल्य जो है हम लोग डी बाय को चेंज करके सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डी का मूल्य हम लोग लिखेंगे 3.3356 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। मल्टीप्लाई करने से जवाब आएगा 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। तो डी बाई से हम लोग कूलम्ब मीटर में भी उसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सभी अणुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेरिलियम डाइफ्लोराइड की, तो बेरिलियम तो जो है समूह नंबर 2 में आता है और फ्लोरीन तो जो है समूह नंबर 17 में आता है। तो स्वाभाविक है विद्युत ऋणात्मकता बेरिलियम की तुलना में फ्लोरीन की अधिक है। अर्थात द्विध्रुव की दिशा बेरिलियम से फ्लोरीन इस तरह से, बेरिलियम से फ्लोरीन इस तरह से बताएंगे। तो फिर इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मूल्य क्या आएगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण का मूल्य 0 होगा, 0 डी बाय होगा। क्यों 0 डी बाय होगा? क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। तो दोनों एक दूसरे के मूल्य को क्या कर देंगे? काट डालेंगे, जिससे उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोलो समझ में आया? लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में कैसे संरचना है? जैसे कि अगर BF3 की बात करें तो BF3 जो है वो चतुष्क परमाणविक अणु है। चतुष्क परमाणविक अणु इस तरह से हुआ, फ्लोरीन के 3, बोरोन के चौथा, 4 परमाणु हैं, इसलिए वो चतुष्क परमाणुक हो गया। उसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण 0 कैसे हो गया? क्योंकि जब इसका चित्र बनाते हैं तो BF3 का चित्र इस तरह से होता है। तीनों का कोण जो है एक दूसरे से 120 डिग्री होता है। तो जब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के लिए या तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताएंगे तो एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी। मतलब कि तीनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। इसलिए उनका योग जब किया जाएगा तो जब सदिश योग होगा तो सदिश योग 0 के बराबर आएगा। मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग 0 मिलेगा। ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर छोटी सी एक थियरी होती है कि भाई NH3 और NF3 दोनों चतुष्फलकीय होने के बावजूद भी उनका द्विध्रुव आघूर्ण मूल्य अलग अलग देखने को मिलता है। कैसे? तो बता रहे हैं कि NH3 और NF3 के अणुओं का एक रोचक उदाहरण ले। दोनों अणुओं की पिरामिडीय आकृति होती है जिनसे नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है।
हालांकि फ्लोरीन विद्युदात्मकता में नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु NH3 में परिमाणीय द्विध्रुव आघूर्ण NH3 के द्विध्रुव की आघूर्णों से अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। साबित करो क्यों। क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3 NF परमाणु के परमाणुीय परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आबंध आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को कम कर देता है। इसके फलस्वरूप NF3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि भाई दोनों में नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 3 फ्लोरीन है। हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन का विद्युदात्मकता अधिक होती है, अर्थात तीनों की दिशा आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक है। ऊपर से नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो अआबंधी होता है। उसकी दिशा अर्थात अब तीनों की जो है और आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म के जो आबंध बनाने में हिस्सा नहीं लिया है उसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है, और ये तीनों की आबंधों की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही तरफ होती है। मतलब कि चारों की दिशा एक ही तरफ है, इसीलिए चारों का जोर एक ही दिशा में रहेगा, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मूल्य यहाँ पर महत्तम मिलेगा। जबकि नाइट्रोजन में जो ये आबंध कारक इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनकी सदिश दिशा इस तरह से होगी ऊपर की, परंतु नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युदात्मकता अधिक होने से आबंध में रहे हुए इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होंगे, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो फ्लोरीन की तरफ रहेगा, तो उनकी दिशा फ्लोरीन की तरफ आएगी। और उनकी दिशा, इन तीनों की दिशा अलग अलग है और नाइट्रोजन से दूर जा रही है, और ये अआबंध कारक इलेक्ट्रॉन युग्म से भी दूर है। इसीलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मूल्य यहाँ पर बढ़ जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है। तो NH3 का एक ही दिशा में होने से द्विध्रुव आघूर्ण का मूल्य अधिक है, और NF3 में यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तीनों अलग अलग होने से द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी मूल्य जो है वो कम हो जाता है NH3 की तुलना में। जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। ये यहाँ पे थियरी पूर्ण होती है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आबंधों की बात हो रही है। सहसंयोजी आबंध, ये ऐसा आबंध है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, और दूसरा है आयनीय आबंध के जिसमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके या तो प्राप्त करके उन दोनों के बीच में धनावेश और आवेश से आकर्षण से विद्युत आकर्षण देखने को मिलता है, तब यहाँ पे आयनीय आबंध बनता है। आयनीय आबंध हम लोगों ने सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस के उदाहरण से समझा। सहसंयोजी आबंध के लिए तो हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण लिए कि जिसमें एक परमाणु अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके बनता है। अब ऐसा बोला गया है कि सहसंयोजी आबंध में थोड़ा सा आयनीय आबंध होता है, और आयनीय आबंध के अंदर थोड़ा सा सहसंयोजी आबंध के गुणधर्म देखने को मिलते हैं। मतलब कि दोनों के अंदर थोड़े थोड़े उनके लक्षण होते हैं। आयनिक आबंध के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फाजांस ने निम्नलिखित नियमों के अनुसार की। धन आयन के आकार के घटने तथा ऋण आयन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं, धन आयन पितृओं के आयतन के से छोटा होता है, और ऋण आयन उनके पितृ आकार में जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो जब वो धन आयन का आकार छोटा हो जाता है और जब ऋण आयन का आकार बढ़ जाता है, तब वो आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। मतलब कि अब वो आयनीय आबंध नहीं रहते हैं, उनके अंदर धीमे धीमे सहसंयोजी लक्षण आने लगते हैं। धन आयन तथा ऋण आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे धन आयन बढ़ता जाता है वैसे वैसे सहसंयोजी लक्षण में बढ़ता जाता है। मतलब कि अब वो आयनिक आबंध नहीं बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। समान आकार तथा आवेश के धन आयनों में से उस धन आयन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धन आयनों की उत्कृष्ट गैस आयनों की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप देखने को मिलती है। तो इसको आप लोगों को जो है याद करना पड़ेगा कि अगर आकार और आवेश अगर समान हो तो धन आयन में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। धन आयन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। अगर हम लोग ऐसे धन आयन लें कि जिनका आकार और आवेश समान हो तो उस धन आयन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धन आयनों के विन्यास की अपेक्षा हो। मतलब कि NH2NP6 न होकर N-1D NNS0 हो, उसकी जो है यहाँ पर ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। इसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। तो उत्कृष्ट गैस के विन्यास से भी अगर इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी तो उसके अंदर ध्रुवण क्षमता अधिक देखने को मिलेगी। धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनीय आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है, फलतः उसके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है जिनमें दो नाभिकों के। तो हम लोगों को इसमें जो है ज़्यादातर ध्यान देना नहीं है। हम लोग जो है इतना रखते हैं और इसको जो है और आगे समझेंगे। तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को।